और बात करेंगे आज आईएस 227 पर सबसे बड़ा खुलासा करने वाला है, जिसमें अतीक गैंग के एक एक सदस्य और उसके सहयोगियों का नाम, उम्र, पता दर्ज है। पुलिस की इस लिस्ट से जानकारी मिली है कि अतीक अहमद का आईएस 227 यानी कि इंटर स्टेट 227 गैंग उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोड़ गाजीपुर से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक फैला हुआ था। लेकिन अतीक की मदद करने वाले अधिकतर लोग प्रयागराज से थे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अतीक के गैंग का कच्चा चिट्ठा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। अतीक का गैंग्स ऑफ 227, अतीक के गैंग में 121 मेंबर जो हैं वो एक्टिव थे, जिसमें से अतीक के 58 सहयोगी भी शामिल हैं। अतीक के मददगार और गुर्गे प्रयागराज से देहरादून तक सक्रिय थे। गैंग में 22 से 80 साल तक के गैंगस्टर को शामिल किया गया था, जो स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। सभी गुर्गे मर्डर और लूटपाट में एक्सपर्ट थे, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार रहता था। कुछ को तो जमीन कब्जाने में महारत हासिल था। गैंग से ज्यादातर गुर्गों पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें से कुछ मर गए हैं, कुछ मारे गए और कुछ अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। अब आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 अप्रैल जब अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ 34 गोलियां बरसाई गई थी, जब अतीक को पॉइंट 0 से शूट किया गया था, जिसमें गैंग का लीडर मौत की नींद सो गया और खत्म हो गया अतीक एंड फैमिली का राइट हैंड अशरफ। लेकिन अब पुलिस के रडार पर अतीक के वो खास गुर्गे हैं जो अतीक के इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जो अतीक के एक ऑर्डर पर किसी का भी मर्डर कर देते थे। उनकी जन्म कुंडली अब खुलने लगी है। माफिया अतीक अहमद के 44 साल के आतंक का अंत हो गया है, लेकिन माफिया अतीक अहमद का गैंग आईएस 227 रजिस्टर्ड था। एक समय बताते हैं कि इस गैंग में 160 से ज्यादा एक्टिव मेंबर थे, लेकिन 9 फरवरी 2023 को उमेशपाल शूटआउट के पहले प्रयागराज पुलिस ने जिस गैंग चार्ट को अपडेट किया है, उसके तहत अतीक अहमद गैंग में 121 एक्टिव मेंबर थे। अब पुलिस की रडार पर अतीक अहमद गैंग के सदस्य हैं, जिनकी पूरी लिस्ट पुलिस ने तैयार कर ली है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास है, जिसमें पर्दाफाश हुआ कि अतीक का परिवार दहशत के व्यापार से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, पर्दाफाश ये भी हुआ है कि प्रयागराज में बैठे बैठे अतीक अहमद ने कई राज्यों तक अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। लिस्ट में 121 अपराधियों के नाम दर्ज। अतीक के लिए काम करते थे अपराधी। अतीक और अशरफ को मदद पहुंचाई। अपराधियों में कुछ पर तो संगीन मुकदमे। यूपी एसटीएफ सभी अपराधियों की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। पता ये भी चला है कि अतीक अहमद के गैंग आईएस 227 में उसका पूरा परिवार शामिल था। न सिर्फ अशरफ और अतीक के बेटे गैंग में शामिल थे, बल्कि मोहम्मद राशिद जो अतीक का चचेरा भाई है, मोहम्मद जीशान जो अशरफ के साढ़ू इमरान का भाई है, तो वही मोहम्मद नूर जो अशरफ का साला है, ये भी अतीक के गैंग में रहकर दहशत फैला रहे थे। अतीक का गैंग यूपी से उत्तराखंड तक सक्रिय था। अलग अलग राज्यों में एक्टिव थे अतीक के गुर्गे। गैंग में 22 से 80 साल तक के सदस्य शामिल। अब पुलिस की नजर अतीक के गैंग में शामिल इन गुर्गों पर टिकी हुई है, जिन्होंने अतीक के इशारे पर कई वारदातों को अंजाम दिया। यही नहीं, जांच में पता भी चला था कि अतीक का कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई से भी था, जिसका जिक्र पुलिस की रिमांड कॉपी में भी था कि कैसे अतीक अहमद को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे जाते थे। इतना ही नहीं, आतंकी जीशान को भी पासपोर्ट दिलाने में मदद की थी। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर अब एक और दस्तावेज सामने आ गया है, जो इस पुलिस बल की उस थ्योरी पर मुहर लगाता है कि ये दोनों आईएसआई के संपर्क में थे। दरअसल इसी इलाके से आतंकी जीशान की गिरफ्तारी हुई थी और उसी जीशान के पासपोर्ट के लिए अशरफ ने अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया था। अतीक और अशरफ शूटआउट में मारे गए। असद समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर हो गया और अब बाकियों की तलाश के लिए शहर शहर दबिश दी जा रही है। और नजर उन 121 गुर्गों पर भी है, जिसका नाम पता अब छप चुका है।
वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी में 13 अप्रैल को हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर का सीन रिक्रिएशन हुआ। जिस तरह असद पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था और जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया, कुछ वैसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला। लेकिन इस बार न्यायिक आयोग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। जिसने उमेश पाल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसने गवाह को सरेरा मौत के घाट उतारा था, जिसने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, उस अतीक के बेटे का पुलिस ने 13 अप्रैल को एनकाउंटर कर दिया था। और ये एनकाउंटर कब और कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और ठीक उसी तरह गुलाम और असद के डमी को मौका वारदात पर लाया गया। फिर चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर कर दिया। जो तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी, वो आज देखिए। कैसे असद और उसके साथी गुलाम को पुलिस ने मौत की नींद सुलाया था। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की झांसी में हुई मुठभेड़ की जांच 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग के हवाले कर दी गई है। सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा को आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जबकि पूर्व डीजी विजय कुमार गुप्ता को सदस्य बनाया गया है। और बिना समय गवाए ये टीम झांसी पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो अब ये पूरी वो सीन रिक्रिएशन हो रहा है कि जब गुलाम और असद को मार गिराया गया था। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक गिरी, बाइक गिरने के बाद असद और गुलाम इस जगह पर गिर गए थे और यहाँ से दोनों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। ये सीन रिक्रिएशन है, ये सीन रिक्रिएशन का पूरा शॉट चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये वो जगह थी, एनकाउंटर साइट, जहाँ पर आकर के अब टीम पूरा सीन रिक्रिएशन कर रही थी। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर कई सवाल उठे, जिसके अब जवाब तलाशे जा रहे हैं। झांसी में होने की सूचना कैसे मिली? क्या दोनों अतीक अशरफ को छुड़ाने गए थे? घटना से जुड़े कितने सबूत पुलिस के पास? असद और गुलाम की किसने मदद की? बाइक की चाबी कहाँ है? बाइक किसके नाम पर है? न्यायिक आयोग की टीम सीन रिक्रिएशन के साथ ही अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है, क्योंकि 5-5 लाख के इनामी दोनों शूटर्स के एनकाउंटर के बाद से सवाल उठाए गए थे, जिसके जवाब में कहा गया था कि दोनों अतीक और अशरफ को छुड़ाने की प्लानिंग पर काम कर रहे थे। और जैसे ही दोनों की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने पहले तो दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की और फिर जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर कर दिया, जो सीन रिक्रिएशन में भी साफ नजर आ रहा है। पहले अतीक और अशरफ के मर्डर का सीन रिक्रिएशन और अब असद और गुलाम के एनकाउंटर का सीन रिक्रिएशन। इससे एक बात तो साफ है कि पुलिस उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अतीक और अशरफ मर्डर की थ्योरी को बिल्कुल आईने की तरह साफ रखना चाहती है, जिससे आगे की कार्रवाई में कोई परेशानी न हो, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के 3 अहम किरदार अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस शहर शहर खाक छान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाइस्ता परवीन वो नाम जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो लेडी डॉन 2 महीने से कहां छिपी है, जिसकी तलाश में यूपी से लेकर अन्य प्रदेशों तक यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया। जो दूसरा नाम गुड्डू बमबाज है, जो पुलिस को कई दिनों से छका रहा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बमबाज और बेगम पर अब तक के अपडेट आपको देते हैं। गुड्डू बमबाज के साथ कोई नहीं, वो अकेला ही भाग रहा है, तो शाइस्ता परवीन लगातार ठिकाने बदल रही है। गुड्डू मुस्लिम भागने के दौरान पैसे की तंगी से जूझ रहा है, तो शाइस्ता परवीन पैसे के लिए अपने सीए से संपर्क में है।
गुड्डू बमबाज उड़ीसा में अपना सामान छोड़कर भाग गया तो शाइस्ता परवीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रही। जानकारी यह है कि गुड्डू बमबाज 12 दिन उड़ीसा में छिपा रहा तो शाइस्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए बुर्के वाली महिलाओं को साथ लेकर चल रही है। न चेहरे पर खौफ, न पुलिस के एक्शन का डर। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। फोन से बात करने वाली तस्वीर फरार होने के बाद की बताई जा रही है। जब तक एसटीएफ और पुलिस पहुंचती, शाइस्ता फरार हो चुकी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को शाइस्ता के फोन पर बात करने का वीडियो और फोटो बरामद हुए हैं। इनकी छुपने का ठिकाना देश में कहीं भी हो सकता है और कई बार एसटीएफ ने इनको अलग अलग स्थानों पर ट्रैक करने में सफलता तो प्राप्त की, लेकिन एसटीएफ की टीम अथवा जिला पुलिस की टीम के पहुंचने के पहले इन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया। शाइस्ता की 2 फोटो इस वक्त सुर्खियों में है। एक फोटो में कुर्सी पर बैठकर मोबाइल से किसी से बात करती नजर आ रही है, जिसमें शाइस्ता काले रंग का बुर्का पहने हुई है और गुलाबी रंग का स्कार्फ लगा रखा है। तो दूसरी फोटो में काले बुर्के और काले स्कार्फ में वो मुस्कुरा रही है। सूत्रों की माने तो उमेश पाल मर्डर के ठीक बाद की ये तस्वीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि और बड़ी खबर मिल रही है, अतीक के ऑफिस में मिले खून की पुष्टि हुई है। दफ्तर में मिला है खून इंसान का है। सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आसपास के डॉक्टरों से पूछताछ, क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर के रडार पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक के चकिया वाले दफ्तर में जो खून के धब्बे, खून के निशान मिले थे और अब ये खून की जो पुष्टि हुई है, ये कहा जा रहा है दफ्तर में जो खून मिला है वो इंसान का है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्लिनिक अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो भी रडार पर हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक ये पुष्टि हो पाई है जो कि सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि ये जो खून के निशान और धब्बे मिले थे वो इंसान के हैं? देखिए, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद का जो चकिया स्थित कार्यालय है, जिसे 2020 में एक हिस्से को बुलडोज कर दिया गया था, उसी जगह पर 2 दिन पहले ब्लड पाए गए थे और जो ब्लड के साथ ही साथ वहां पर खून से सने हुए कपड़े थे, चूड़ियां थी और जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। जिसके बाद यहाँ पर खुलदाबाद थाना पुलिस पहुंची और एसीपी यहाँ पर सत्येंद्र पी तिवारी पहुंचे थे, जिसके बाद यहाँ पर एफएसएल टीम को बुलाया गया था। और अब शुरुआती जांच में ये साफ हो गया है कि खून किसी इंसान का है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई गई है। ये माना जा रहा है कि आज शाम तक एफएसएल की रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद पूरे सस्पेंस से पर्दा हटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहां पर चाकू मिला था और कपड़े खून से सने हुए मिले थे। आशंका यही जताई गई थी कि किसी महिला ने यहाँ पर खुदकुशी की कोशिश की है या फिर किसी की यहाँ पर हत्या की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों और क्लिनिक में भी पड़ताल की थी और ये पता लगाने की कोशिश की कि कहीं कोई घायल व्यक्ति का इलाज तो नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर यह माना जा रहा है कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी और अब एफएसएल रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें सबसे बड़ी बात यही सामने आई है कि जो खून के सैंपल है उसमें इंसानी हीमोग्लोबिन मिलने की जानकारी मिली है, यानी कि ये जो ब्लड है वो किसी इंसान का ही है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन व्यक्ति वहां आया था और क्या कुछ घटना वहां पर हुई थी। अब इससे पुलिस को पर्दा हटाना है। और सर्वेश ये भी बताइएगा क्योंकि कहा ये भी जा रहा है, खबर ये भी मिल रही है कि आसपास के डॉक्टरों से पूछताछ की जाएगी। क्लिनिक अस्पताल जो है वो भी रडार पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आसपास के इलाके में जो भी क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है या निजी नर्सिंग होम है, अस्पताल है, उनसे भी पूछताछ की गई है पुलिस द्वारा और ये पूछा गया है कि कहीं कोई घायल व्यक्ति, कोई घायल महिला यहाँ पर इलाज के लिए तो नहीं आया जिसके कटे का निशान हो, जिस पर हमला किया गया हो। इस तरह से पूछताछ हुई है। फिलहाल पुलिस को अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पुलिस अब एफएसएल रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में जिस बात की जानकारी मिली है कि ब्लड में इंसानी हीमोग्लोबिन था। पहले यह भी आशंका लगाई जा रही थी कि ईद का मौका था, हो सकता है कि किसी ने मुर्गा काटा हो, लेकिन जिस तरह से वहां पर चूड़ियां बिखरी मिली थी और महिलाओं के कपड़े मिले थे और उसमें
उसमें एक तरह से ब्लड लगा हुआ था, उससे यह आशंका जताई गई थी कि हो न हो किसी महिला के साथ कोई अनहोनी हुई है, और इसी बात को लेकर उसी एंगल पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन अब सारा दारोमदार एफएसएल की रिपोर्ट पर टिका हुआ है कि एफएसएल की रिपोर्ट जब आएगी तब बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जी बिल्कुल सर्वेश, और क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अतीक के चकिया वाले दफ्तर में आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, कौन वहां पर आया था, और ये कपड़े किसके हैं, चूड़ियां किसकी हैं, और हर जगह जो खून के निशान मिल रहे हैं देखने को, वो आखिरकार क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हर जगह खून के धब्बे, खून के निशान मिल रही है। अच्छा, क्या जो वहां पर पुलिस प्रशासन आई थी उससे कोई बातचीत आपकी हो पाई है, कोई और जानकारी मिल पाई हो सर्वेश? देखिए इसमें खुलदाबाद थाना पुलिस सबसे पहले पहुंची थी, जिसके बाद खुलदाबाद इंस्पेक्टर अनुराग शर्मा यहाँ पर आए थे। उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी को बुलाया था, और सत्येंद्र प्रसाद तिवारी वही एसीपी हैं जो कि अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में जो एसआईटी गठित हुई है उसमें शामिल है। काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जब ब्लड को देखा था तो उसके बाद उन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि यहाँ पर एफएसएल की टीम बुलाई जाए और वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किए जाए ताकि पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ सके, और उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। हालांकि पुलिस कल भी वहां पर गई थी, और कल इस बात की वहां पर सूचना मिली थी कि वहां पर बदबू आ रहा, हो सकता है कि कोई बॉडी हो, लेकिन पूरे बिल्कुल सर्वेश, बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। आप नजर बनाए रखिएगा। हालांकि एफएसएल के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी पुलिस लगातार गुड्डू के लोकेशन पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन हर बार वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। आखिर क्यों गुड्डू अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक के दो सबसे बड़े राजदार फरार हैं। न शाइस्ता मल सकी है और न ही गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन गुड्डू पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। देखिए, इन सभी राज्यों में गुड्डू के होने की जानकारी यूपी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही हैं, लेकिन गुड्डू है कि पकड़ में आता ही नहीं। हालत तो ये हो गई है कि लोग गुड्डू मुस्लिम को अतीक का गिरगिट तक कहने लगे हैं, क्योंकि वो हर बार गिरगिट की तरह छिपकर पुलिस से बच निकलता है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस अब तक गुड्डू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। उमेश पाल की हत्या के चंद घंटों बाद ही ये साफ हो गया था कि बम फेंकने वाला गुड्डू मुस्लिम है, तो फिर आखिर वो फरार होने में कामयाब कैसे हो गया। गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ यूपी से बाहर भागने में कामयाब हो गया, बल्कि वो लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहा है। पुलिस को उसकी लोकेशन तो मिल रही है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है गुड्डू मुस्लिम। जब तक गुड्डू मुस्लिम पकड़ में नहीं आता, तब तक उमेश और अतीक दोनों की हत्या से जुड़े तमाम राज ही बने रहेंगे। पुलिस के मुताबिक गुड्डू फरारी काटने में माहिर है, यानी कि वो पुलिस से बचकर छिपा रहने का एक्सपर्ट है। वो आसपास ही होता है, लेकिन पुलिस से बचकर छिपा रहता है। उसे पहचान पाना आसान नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिरगिट अपना रंग बदल कर छिप जाता है। गुड्डू मुस्लिम बेहद शातिर है। खास बात तो ये है कि वो किसी पर आसानी से विश्वास